हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। पिछले लगभग 3 हफ्ते से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, तो इस टाइम में जिन लोगों ने मुझे याद किया कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ठीक हैं, किसी भी तरीके से मुझे याद किया, उनके लिए बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। बहुत कम टाइम में हमने एक ऐसा बॉन्ड डेवलप किया जिसमें आप बात कर पाते हैं मुझसे, ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, चाहे यहाँ से। प्रॉब्लम्स मेरे पास लगातार आती रहीं, भले ही मेरा वीडियो नहीं आया। तो बहुत कम टाइम में ऐसा परिवार जनरेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा हमारा हमेशा एक ही होता है, आपको पता है, सिलेक्शन, ठीक है। बात हम हमेशा करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे हो, सिलेक्शन के लिए आगे की रणनीति हम किस तरह से बनाएं, आगे की स्ट्रेटजी हम किस तरीके से बनाएं कि अगले जो 2 महीने हैं लास्ट और फाइनल, वो हमको किस तरीके से निकालने हैं, कैसे उनमें पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, जो भी करना है वो कैसे करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मुद्दा हम हमेशा हमारा यही रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने 4 महीने जब बचे तब स्ट्रेटजी बनाई, फिर मैंने 3 महीने बचे तब बनाई, जब 2 महीने बचे तब अलग स्ट्रेटजी बनाई। हर बार मेरी स्ट्रेटजी अलग थी, तो मैं क्या स्ट्रेटजी बनाता रहूँगा या पढ़ाई कब करूँगा, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ उसके लिए मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने आप लोगों से पहले भी एक लाइन कही थी कि इफ़ यू हैव 12 आवर्स टू चॉप अ ट्री, यू शुड स्पेंड 8 आवर्स इन शार्पनिंग योर एक्स। अगर आपके पास 12 घंटे हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आपको 8 घंटे बिताने चाहिए आपकी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए। आपको अब स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है, सिर्फ हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होते। आप पढ़े जा रहे हैं, 24 में से आप 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है। रीज़न क्या होता है? रीज़न हमेशा यही होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सिंक्रोनाइज नहीं है, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। और जब आप पेपर में जाके बैठते हैं तो आपको कुछ और ही वहाँ नज़र आता है, और फिर वो देखते ही तोते उड़ जाते हैं, और उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद ही समझ आता है कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है, आज क्या चल रहा है। अगर ये पेपर 4 अक्टूबर को होता तो क्या होता, और अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है किस तरह का सिनेरियो है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी है। अब ये लास्ट के 2 महीने हमें कैसे बिताने हैं, उसको समझने के लिए हम आज बात कर रहे हैं कि आगे की हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, जो अभी तक आपने पढ़ा है, होपफुली सब ने एक एक बार आपने अपना सिलेबस अभी तक कर लिया होगा, ठीक है। जितनी जितनी मैंने आप लोगों को बातें बताई थी, जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो मैंने आपसे बोला था, एस सी श्रीवास्तव, पियाली घोष, या जो भी बुक आपके पास है उससे आप कोर पार्ट कवर करो, और जो लक्ष्मीकांत है उससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, जो मैंने एक लेक्चर में बताया भी है, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, वो कवर करो। और तीसरा जो है गवर्नमेंट गजेट्स हैं, जो नए रूल्स आए हैं, इसमें ये कन्फ्यूज़न अभी तक बना हुआ है, मैंने इतनी बार क्लियर किया उसके बाद भी, कि पुराने जो लॉज हैं उनको पढ़ना है या फिर नए लॉज को। आपको दोनों को पढ़ना है, लेकिन पुराने को पूरा थोरोली नहीं पढ़ना है, उसमें जो आपको डिफरेंसेस हैं दोनों के उनको पढ़ना है, ठीक है। नए आपको पूरे पढ़ने हैं। अब नए पूरे पढ़ने के लिए भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सर गवर्नमेंट गजेट जो है वो समझ में नहीं आते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो उस पर बिल्कुल डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब 2 महीने बिल्कुल आपके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो जो मेरे पास चीज़ें आई हैं, उन पर आई विल श्योरली मेक वीडियो, ठीक है। जैसा कि गवर्नमेंट गजेट समझ में नहीं आता है, एक वीडियो उस पर होगा, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि यूपीएससी में जाके जब हम बैठते हैं पेपर में, तो कौन से ऐसे चीट कोड्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हमारा दिमाग किसी क्वेश्चन पे ब्लैंक हो जाता है तब भी हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन अगर नहीं आता तब भी हम आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी एक वीडियो आएगा। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टेस्ट हमारे फिर से चालू होंगी, जो भी चीज़ें हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हम लास्ट में जाके लेंगे अप्रैल में। तो ये सब चीज़ें, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, उसको सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। अगर आपका अभी तक एक बार भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो बताइए कि सर ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। अगर हो गया है तो रिवीजन, जिस चीज़ का आपको फास्ट चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको करना है अब साम दाम दंड भेद सिलेक्शन होना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबका सिलेक्शन हो, जो पूरी सीटें हैं वो उन्हीं लोगों से फिल हों। तो उसके लिए
मैं तैयार हूँ, आपको भी तैयार रहना होगा। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अभी तक अगर ये बात है कि पता नहीं है क्या नहीं है, शुरू नहीं किया, अब वो चीज़ें वो लाइन सब चलने वाली नहीं है। ठीक है, 3 महीने पहले 4 महीने पहले तक भी ये कहा कि ठीक है अब आप स्टार्ट कर लो, लेकिन अब तो रिवीजन का टाइम है। अब तो एटलीस्ट आपका एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इनको छोड़ के जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनका एटलीस्ट एक बार अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो आप पीछे चल रहे हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट में जो दिक्कत आ रही है आप बताइए मुझे। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, पैसे की यहाँ पे कभी कोई बात नहीं आएगी। जैसे होता है कि कई बार, बहुत बार मुझसे बोला गया कि सर आप पैसे ले लो लेकिन ये चीज़ करवा दो, पैसे ले लो लेकिन ये करवा दो, वो करवा दो। तो देखिए पैसे का कोई मुद्दा नहीं है। मैंने शुरू से कहा है कि मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे को जस्ट जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, आप जो भी है वो सीधे बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब 10 रुपये 20 रुपये, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं आएगी कभी। आप जो भी बात है आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं। यहाँ इस चैनल पे पैसे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जैसा मैंने आपसे बोला था, एस.सी. श्रीवास्तव या प्याली घोष या जो भी बुक आपके पास है, आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम पे ली है कोर टॉपिक के, उसको आपको करना है। ठीक है, मैंने भी पढ़ाए हुए हैं सारे कोर टॉपिक और उस बुक से भी आपको करना है। साथ में जो इंटरनेट है आपका, उससे आपको नए जो हैं वो पढ़ने हैं। उसकी ऑथेंटिक कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो वो आपको इंटरनेट से पढ़ने हैं। नहीं समझ में आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कि गजेट्स को कैसे आपको पढ़ना है। वो डाउट जो है कि पुराने पढ़ने हैं कि नए पढ़ने हैं, दोनों पढ़ने हैं। पुराने में आपको जो कॉमन है, जो जिस चीज़ में बदलाव आया वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में टी.एस. ग्रेवाल या फिर एनसीईआरटी की 11th-12th मैंने आपको बोला था। ठीक है, वो आपको करनी है। उसमें कंप्यूटर वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, बाकी सारा पार्ट उसमें करना है, कोई पार्ट छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन की एक बुक जो फर्स्ट ईयर की है, जे.आर. मोंगा करके, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की जो भी, वो तो मैंने एक पर्टिकुलर पूछा इसलिए बता दिया था। बाकी जो भी आपको मिलती है फर्स्ट ईयर की बुक, उससे आपको करना है। बहुत सारे कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये सब वहाँ पे पूछे जाते हैं। वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा, पॉलिटी के लिए आपको पता है लक्ष्मीकांत के मैंने आपको बोला हुआ है कि जो शुरू के 9 चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद में भी जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी स्टेचुटरी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये उसका जो प्रधान है वो किससे आता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। हिस्ट्री में मैंने आपको बोला है कि स्पेक्ट्रम और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपान चंद्रा, ये दोनों बुक आपको थोरोली कंप्लीट होनी ही चाहिए। होपफुली जिन बच्चों को मेरे पास फ़ोन आया उनके 3-3 बार उन्होंने बताया, एटलीस्ट एक बार आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिवीजन मांगती है। हिस्ट्री में रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा आपको वहाँ पे। तो ये दोनों तो आपको करनी है। साथ में आपको जो लूसेंट जी के आती है, वो लास्ट मिनट आपको देख के जानी है। जो उसमें कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है जो हमें यहाँ से नहीं मिलता और हम वहाँ से आंसर दे पाते हैं कैलकुलेशन से कि अगर उस टाइम ऐसा था तो ऐसा नहीं था, ऐसा था तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखनी है। और इन दोनों का अभी तक तो एक बार होपफुली सबका हो गया होगा, नहीं हुआ तो जल्दी से कीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। हिस्ट्री रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उसको आप ध्यान रखें कि गवर्नमेंट स्कीम्स से ही लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ओनली गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए थे। ठीक है, जितने क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए थे उतने ही क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से पूछे गए थे और उतने ही क्वेश्चन ओनली गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए थे। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल लो था, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल मॉडरेट था। मैं पिछले पेपर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन हमेशा से रहते हैं। और इसलिए मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि लगभग उतना ही पार्ट उसने प्ले किया जितना पॉलिटी पूरे सब्जेक्ट ने और कंप्यूटर पूरे सब्जेक्ट ने किया। ठीक है, तो इसलिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को बिल्कुल चाट के पी जाना है। आपको सारी याद होनी ही चाहिए। ठीक है, डिटेल में आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे गवर्नमेंट स्कीम कोई भी खोद के कितनी भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखिए। ठीक है,
इसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई। तो ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी लगभग मतलब 100% आप मान के चलो इतने क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? जितना बड़ा रोल पॉलिटी का सब्जेक्ट और कंप्यूटर का सब्जेक्ट इन दोनों ने मिला के प्ले किया, या फिर जनरल साइंस ने प्ले किया, उससे भी लगभग इतने क्वेश्चन आएंगे, या फिर हिस्ट्री, या फिर जनरल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इतने देख रहे हो आप कि इतने बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं, आप जनरल साइंस उठाओ, जनरल अकाउंटिंग, उतना ही पार्ट करंट अफेयर्स भी कर रहा है, तो आपको उतना ही पढ़ना है। ये एनालिसिस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको फिर उतना ही पढ़ना भी है। ठीक है, अगर जनरल साइंस आपका 10 से 12 मार्क्स कवर कर रहा है तो आपको उसको उतना पढ़ना पड़ेगा, आप हल्के में उसको नहीं ले सकते। अब हमारे लिए एक एक नंबर मायने रखता है। ठीक है, यहाँ से अब जो लड़ाई स्टार्ट होती है वो एक एक नंबर की लड़ाई स्टार्ट होती है। एक क्या पॉइंट 1 पॉइंट 2 से पीछे आगे लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो वो लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है। बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में मैंने आपको बोला था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है 12th की, वो आपको करनी है एनसीईआरटी से। अगर और कोई बुक है वो आपने की है, बहुत अच्छी बात है। नहीं की है एनसीईआरटी, एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स थोड़ी अच्छी है, आपको थोड़ा सा ज्ञान है और आपने उनको पढ़ा, वहाँ से आंसर दे पाएंगे। लेकिन उसके बिना नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मैंने आपसे बोला कि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा पार्ट आ जाता है पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद में और करंट अफेयर्स के बाद में, वो 50 नंबर का पार्ट जो अभी तक जिस पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जो बनाते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और कंप्यूटर। ठीक है, तो इस पार्ट पे ध्यान देने का टाइम अब आ गया है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ रहे हैं किसी से तो वो है इंग्लिश। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी उससे कम है अगर हम पिछले साल के एनालिसिस करते हैं। तो इंग्लिश में आपको नंबर सबके कटते हैं, लेकिन इतनी हार्ड इंग्लिश वहाँ पर नहीं पूछी जा रही है कि नंबर कटने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, आइडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, एरर डिटेक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, अगर ये सब में से आप एक एक दो भी गलती करोगे, 20 में से आप 15-16 नंबर भी लेते हो इंग्लिश में, तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा आपके लिए, और वो आपको लेने ही हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको उतना ही ध्यान देना है। फ्रेजल वर्ब 5 से 6 क्वेश्चन, आप सोचो 5 से 6 क्वेश्चन जो आपकी पूरी पॉलिटी से आए थे, उतने क्वेश्चन सिर्फ फ्रेजल वर्ब से आए थे। तो अब वो टाइम आ गया है हमको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हमको हर चीज़ का जितना वेटेज है उस हिसाब से उसको पढ़ना है। और फिर से मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, आज का जो सिनेरियो है, बिल्कुल आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो पिछले साल डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, वो डिस्ट्रीब्यूशन इस साल होगा। बिल्कुल बदल सकता है और बिल्कुल बदलेगा। ठीक है, आज जो सिनेरियो है आप देख रहे हो, 200 में से 200 नंबर लाके भी एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, आंदोलन चल रहे हैं सब जगह, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। ठीक है, और अभी IBSAU का लेवल आपने देखा था, यूपीएससी प्री को बीट कर रहा था। तो अभी वो सिनेरियो चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई है। ठीक है, तो सिंपल पेपर की तो बिल्कुल सिंपल या मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट टू टफ पेपर रहेगा। ठीक है, लेवल बढ़ेगा उसकी आप पूरी उम्मीद रखिए, क्योंकि अगर लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। दोनों में से एक काम होगा। यानी अगर आपका, और ये इस पेपर की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन का पंगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का पेपर हार्ड आ गया, आपका पेपर सिंपल आ गया तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे, उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे 200 में से 225 तक नंबर आए हैं लोगों के एसएससी में, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का कोई पंगा नहीं है, सबको एक ही पेपर मिलेगा, कठिन हो सरल हो सबके लिए एक जैसा होगा। और 75-25 का रेशो है। ठीक है, 75-25 का रेशो है रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू का। यानी अगर आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में अच्छे नंबर हैं तो आप लगभग अंदर हैं। ठीक है, इंटरव्यू का बहुत कम वेटेज है, इसलिए जो 2017 वाले हैं उनसे बिल्कुल तुलना मत कीजिए। 2017 वाले जो अगर कह रहे हैं कि भाई ऐसा करने पे हो गया था, तो वो चीज़ अलग है, अभी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। 2017 से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। जो वेटेज है इंटरव्यू और उसका, उसमें भी चेंज है। क्वेश्चंस जो
आपके आएंगे, उनमें आप चेंज देखेंगे। सिनेरियो पूरा बदल गया है। तब इतनी वैकेंसी नहीं थी, इतने भरने वाले नहीं थे। अभी वैकेंसी भी ज़्यादा है, भरने वाले भी ज़्यादा हैं, हाइप में पेपर है। और अगर आप देखोगे कि यूपीएससी के लेवल पे ऐसा पेपर जो सिर्फ आपसे एक रिक्रूटमेंट टेस्ट ले रहा है और उसके बेस पे उसका 75% रेशो है, 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज है, यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट में अगर आप नंबर लाते हो तो आप अंदर हो। ठीक है, बिल्कुल आप अंदर हो। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उस पर एक बच्चे ने पूछा था कि सर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मेरे पास नहीं है, मैं जो है अदर बैकग्राउंड से आता हूँ, इंजीनियरिंग से या कहीं से, तो क्या वहाँ पे इंटरव्यू में मुझसे ऐसा मुझे ये बोल के बाहर निकाल दिया जाएगा कि साहब आपका तो जो है अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, आपका डिज़ायरेबल बैकग्राउंड नहीं है, तो इस बेस पे क्या मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, एक कम नंबर मुझे दे दिए जाएंगे। तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया था उसको कि इंटरव्यू तो बाद में है, आप उसको भूल जाइए, पहले आप ये ट्राई कीजिए कि 90 मार्क्स आप 120 में से लेकर निकल जाएं। ठीक है, अगर आप ये लेकर निकल गए तो आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरव्यू में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, मेरी पुरानी ज़िंदगी से रिलेटेड या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड किसी बेस पे मुझे हटा दिया जाएगा, वो तो बाद की बात है। अगर आप आरटी में नंबर ले आते हैं, उसने कहा कि 90 नंबर पे फोकस कर भाई, और वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी। आप एक बार सोच के देखिए, आप एक ड्रीम करके देखिए, आंखें बंद करके सोच के देखिए कि आपके 120 में से 90 मार्क्स लेके आप यहाँ से निकल गए आरटी से। ठीक है, मुश्किल है लेकिन सोच के देखिए, क्योंकि सोच सकते हैं तभी हम कर सकते हैं। एक बार आंखें बंद करके सोच के देखिए कि 120 में से 90 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में आप लेके निकल गए। 120 पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए मान लीजिए 120, और आपके उसमें से करीब 25 गलत हैं, या फिर आपने 115 करे और आपके 20-22 गलत हैं। 85 to 90 की 87-90 इस रेंज में आप कहीं पे हैं, तो आप के 100 में से जो 75 का रेशो है उसमें से आपके 56 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, यानी 75 में से 56 नंबर आपके पास हैं। अब अगर इंटरव्यू में आपको पासिंग मार्क्स भी दिए जाएं, ठीक है, ये इंटरव्यू वालों को भी पता है कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, जो पहले से नंबर लेके आ रहा है वही जाएगा, ये वो भी जानते हैं। तो अगर वो आपको जस्ट पासिंग मार्क्स देके निकाल देते हैं, जो कि 50% है फॉर जनरल और अदर के लिए अलग अलग है, तो आप, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो 56 नंबर अगर आप वहाँ से लेके आ रहे हो, अगर जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी में हो तो आपका सिलेक्शन ही हो गया, अगर आप इतने नंबर लेके आ गए। ठीक है, तो आप पूरी तरह अंदर हो। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स भी दिए गए इंटरव्यू में, तब भी आपके 12.5-13 नंबर आए, और 56 और 13 69 या 68 69 70 इस रेंज में आप 100 में से आ रहे हो, तो यूपीएससी कट ऑफ इससे आ तो नहीं जाएगी, पूरी तरह से आप अंदर हो। तो अगर आज के सिनेरियो में आप इस पेपर को देखोगे, कभी भी जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हमें मिलने क्या वाला है। देखिए, यहाँ पे कोई 10 बार पेपर नहीं हो रहा, 10 राउंड में नहीं हो रहा। ठीक है, शॉर्ट वैकेंसी है, यूपीएससी की है, कोई धांधली की संभावना नहीं है। एक दिन पेपर होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, सब कुछ सही रहता है, 1 साल के अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, 80-85 हज़ार की जॉब है। अगर आपके नंबर सही आते हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपसे चॉइस भरवाई जाएगी और वहाँ पे आपको दिया जाएगा। यानी आप चाहते हैं उस जगह पे भी आप आ सकते हैं, आपके होम टाउन को चाहते हैं, जिसको भी चाहते हैं। बच्चे होम टाउन के लिए पूछते हैं, पर मैं इसलिए होम टाउन का यूज़ नहीं कर रहा कि बहुत सारे लोग हैं जो होम टाउन की बजाय कहीं और लेना चाहते हैं। तो आप जहाँ भी लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस आप बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। अगर आपने हाथ रख दिया, दिल्ली, यूपी, जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपका हो जाएगा। आगे भी कोई बहुत ही स्मूथ जॉब है। एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर में कोई आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 साल के टेन्योर में कुछ टेन्योर जो है वो अकाउंट ऑफिसर का रहेगा, कुछ टेन्योर एनफोर्समेंट ऑफिसर का रहेगा। एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्या आगे जाके प्राइवेटाइज हो जाएगा, प्राइवेट संस्था बन जाएगी? तो देखिए, अगर यही प्राइवेट हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या? ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ के गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका ही एनफोर्समेंट ऑफिसर करवा रहा है, और उन्हीं की जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसके पास बहुत सारी पावर है क्लेम वगैरह सेटल करने के लिए। तो ये डायरेक्ट संस्था जुड़ी हुई है। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं
ऐसा एसएससी जैसा यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला कि 200 में 200 नंबर आप ले आओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि मैंने पढ़ाई की थी। यहाँ पे अगर आपने पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई आपकी रिफ्लेक्ट होगी, सीधी सीधी दिखेगी। तो अगर इतनी सारी कंडीशन को आप देखते हैं तो वो मुझे डायलॉग याद आता है हेरा फेरी का, जो परेश रावल ने बोला था कि अरे तू तो देव मानुष है, जहाँ पे सिचुएशन थी कि अक्षय कुमार बोलता है कि मैं किडनी बेच के कर्जा चुका दूंगा, तो परेश रावल उससे बोलता है अरे तो देव मानुष है। तो ये यहाँ पे जो पेपर है वो एक तरीके से देव मानुष है आज के सिनेरियो में, कि और कहीं आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। इतना शॉर्ट काम, इतना एक बार में काम, और सीधे बिना धांधली के आप पहुँच जाएंगे अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हिंदी में कहें तो नदियाँ अपने तटबंध तोड़ देती हैं, किसी टाइम पे अपने किनारे छोड़ देती हैं, और इंग्लिश में कहें तो एक एक्स्ट्रा माइल, यानी आपका काम हो गया उसके बाद भी रनिंग एन एक्स्ट्रा माइल, आप एक्स्ट्रा जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारा सिनेरियो देख के अब ये वो टाइम आ गया है कि एज अ नदी आप अपने तटबंध तोड़ दें, समुद्र के रूप में आप सुनामी ला दें और एक एक्स्ट्रा माइल आप जाएं। मीन्स एक्स्ट्रा करने का टाइम आ गया है कि अब आपको पीछे नहीं हटना है। अब जो सिनेरियो है इसमें आप इससे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। संस्था अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है, ठीक है, रीस्ट्रक्चर कर रही है, और भी वैकेंसी आएंगी। जैसे गुड न्यूज़ करके एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ, उसको देख लेना आप। संस्था से किसी ने पूछा नहीं है कि आपके पास कितनी वैकेंसी है, उसने खुद बताया मेरे पास इतनी वैकेंसी है, और उसमें भी बहुत अच्छा रेशो है, 60-40 का रेशो, यानी आप एक बार एंटर हो गए तो आपके लिए चांस ही चांस है। 5 साल में आप एलिजिबल हो जाओगे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, और वो तो एलिजिबल होना है। 4 साल में चाहे आप कुछ करो या ना करो, आपकी ग्रेड पे 4800 से उठा के 5400 हो जाएगी, जो कि ग्रुप ए की ग्रेड पे है, ठीक है। आप कुछ करो या ना करो, फिर आपका जब ग्रुप ए में जाओगे कब, जब आपको 5 साल में वैकेंसी होनी चाहिए और आप एलिजिबल हो जाओगे, पेपर दोगे और वहाँ पे हो जाओगे, तो वहाँ भी वैकेंसीज़ हैं। संस्था अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रही है, पूरी वैकेंसीज़ निकल रही हैं इसमें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर लाए कैसे जाए। मैंने हमेशा आपसे ही बोला कि आप इतने नंबर आपको लाने हैं, मैंने हमेशा से ही बोला है, लेकिन कैसे लाने उस पर हम बात करते हैं। कि एक सपना तो अच्छा है कि हम 90 मार्क्स लेके निकल जाएं तो लगभग हम एंटर हो जाएंगे, ठीक है। जनरल वाला लगभग एंटर हो जाएगा, वो बनिस्पत इंटरव्यू में कुछ उल्टा सीधा ना करे, और जो बाकी हैं वो तो कुछ भी करें, वो एंटर हो चुके हैं अंदर, ठीक है, अगर इतने नंबर लेके निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इतने नंबर लाए कैसे जाएंगे, ठीक है। कैसे हम ऐसी एक स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें हम इतने नंबर ला सकें, इसके आसपास भी रह सकें। अगर आपके 120 में से ये मान के चलिए 25 भी गलत हैं, आपने 100 क्वेश्चन करे, आपके 10-12 भी गलत है, मतलब 85 से 90 की भी रेंज में अगर आप हैं, बहुत अच्छी रेंज रहेगी वो, ठीक है। अब पेपर अगर ज़्यादा सिंपल आ जाए तो एक बात अलग है, वरना जो आज का सिनेरियो है उस हिसाब से लेवल 100% आपका अप जाएगा। जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, पिछली बार जिससे जितने आए थे वो अलग, मतलब कुछ भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए आपको टाइम निकाल के रखना है, वो टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। कि आपको अपने तटबंध तोड़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब सरप्राइजिंग एलिमेंट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। कुछ भी बदल सकता है वहाँ पे, कुछ भी बदल सकता है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ना आए, ठीक है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ही पूरा चेंज हो, क्वेश्चन का तरीका चेंज हो, उसके बाद भी जो नंबर लेके निकलता है वही तो उसके लायक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कैसे आप इतने नंबर ले पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस और कंप्यूटर, ये आपका 51 नंबर का जो पार्ट है, इस पे अब पूरा जान लगाने का टाइम आ गया है। मैथ्स, रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं पूछी जा रही है, आपने पिछले पेपर देखे होंगे, 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, और टाइम की आपको कोई कमी वहाँ पे नहीं होने वाली है। यूपीएससी में एक बात का ध्यान रखिए, टाइम की कभी कमी नहीं होती, ठीक है। 2 घंटे 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन है करने वाले, बाकी सब सोचने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। मैथ्स, रीजनिंग आप इतनी आपकी सॉलिड नहीं है, सॉल्व करके भी आंसर करेंगे तब भी आराम से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जैसा मैंने आपसे बोला, 5 से 6 नंबर ओनली फ्रेजल वर्ब आ रही है, उसको पूरा चाट जाइए। आइडियम्स, फ्रेजेस हैं, सिनोनिम, एंटोनिम है। अब बात ये आती है कि सर ये कहाँ से करें, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि सर ये कहाँ से करो, मैं आपको आंसर देता हूँ, एसपी बख्शी से करें। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि एक किताब इनफ नहीं है, ठीक है। एक एसपी बख्शी से करके आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि 20 में से आप 15-16 नंबर ले आएंगे,
वो ग्रामर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन और जो चीज़ें हैं सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इनके लिए आप अपने तटबंध तोड़िए, वही आप एक्स्ट्रा माइल जाइए। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको 5,000, 6,000, 10,000 कुछ भी इतनी आपको फ्रेजल वर्ब, इतनी आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ये सब मिल जाएंगे। उनको कीजिए, मतलब जितने आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना आपको टाइम अलाउ करता है और जितने आप कर सकते हैं मैक्सिमम आप करिए, ठीक है। जितने भी आपको लगता है कि वहाँ पे याद रह जाए, उनको याद इस तरीके से कीजिए कि अगर आपके पास दोबारा उनको आप नहीं भी पढ़ पाओ तब भी आपको याद रहें, किसी ना किसी मैनुअल से रिलेट करके कीजिए, ठीक है। जैसे ब्लू फ्रॉम द मून, या बहुत सारी इस तरह की होती हैं जो आपको पता लग जाएगा, आउट फ्रॉम द ब्लू। तो ये सब चीज़ें अगर हम रिलेट करेंगे कि कहाँ से आ गया, गिफ्ट फ्रॉम द गैप, तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से याद होंगी और याद रहेंगी आगे तक, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। जो एक्स्ट्रा माइल की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा माइल जाना है, उसके लिए आपको इंग्लिश का मैंने बताया कि 15 से करीब 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, ठीक है। ग्रामर का पार्ट वहाँ पे बहुत कम है। अगर आप देखोगे एंटोनिम, सिनोनिम, आइडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड और क्वेश्चन टैग और आपके फ्रेजल वर्ब, इनसे ही 15-16 क्वेश्चन बन रहे हैं। ग्रामर का वहाँ पे बहुत ही 3-4 नंबर का पार्ट है, बहुत ही कम है। तो आपको इसी के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की, नो स्टोन अनटर्न जो फ्रेज होती है कि कोई कमी आपने नहीं छोड़ी, वो बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जैसे शिकार करता है कोई जानवर, कोई मौका नहीं होता शिकार के पास बचने का, बिल्कुल वैसे ही आपको जाल बिछाना है, बिल्कुल वैसे ही आपको तैयारी रखनी है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे, आप आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, आपको ये तो पता है ना, गवर्नमेंट स्कीम से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये तो पता है इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन जो आपको सेट पता है उतना तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, इस पे इतना ध्यान देना है। जैसे इंग्लिश का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि एक बुक हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर हम 20 में से 15-16 नंबर एनी हाउ लेके वहाँ से निकलना चाहते हैं, और निकलेंगे लोग, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बच्चे रिवर्ट भी कर देते हैं कि सर इतने नंबर कैसे ला पाएंगे, आप कैसे कह रहे हो, लाएंगे बिल्कुल बच्चे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इतने नंबर लेके बच्चे निकलेंगे, ठीक है। तो वो भी इंसान ही है, उनमें भी वैसा ही दिमाग है, उनके वैसे ही हाथ पाँव है, किसी के 4 कान नहीं है, ठीक है। सब एक ही तरीके की, एक ही प्रजाति के लोग हैं, तो अगर वो ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं। ये कोई बहाना या बोलें कि एक्सक्यूज़ नहीं होता कि सर कैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा। आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी तो आपको उसके लिए करना तो पड़ेगा, ठीक है। हम बात करें मैथ्स रीजनिंग की, तो हार्ड नहीं है, जितना आप उसमें आपको टाइम भी मिलेगा, आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, छोड़ने की बिल्कुल मत सोचना। मेरे से कई बच्चों ने बोला कि सर हम इसको छोड़ दें, छोड़ने की बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम रहेगा आपके पास। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो मैं खुद ही सलाह नहीं देता, लेकिन क्योंकि टाइम रहेगा इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग आप जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, आपका कोई क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ 15 में से 15 आप लेकर निकल सकते हो, ठीक है। बात करें कंप्यूटर की, यहाँ आप पूरे लेकर निकल सकते हो। बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में 6 to 10th NCERT, ठीक है, जो मैंने आपको बोला है, और जनरल साइंस लूसेंट, ठीक है। लूसेंट जनरल साइंस या 6 to 10th NCERT, इन दोनों में से कोई भी अगर आपने किया है अभी तक, ठीक है, तो उसका रिवीजन 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आपको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। अगर नहीं किया तो कंप्लीट करो, रिवीजन करो, क्योंकि ये भी एक पार्ट है जहाँ से नंबर हमें कटने नहीं देने। अगर इंग्लिश और जनरल साइंस, यही 2 चीज़ें हैं जहाँ से आपने नंबर बचा लिए, ठीक है। ये जो 51 नंबर का 51 क्वेश्चंस का पार्ट है, इसमें से आप, फिर से वही कहूँगा, आँख बंद करके अज्यूम कीजिए आप 45 नंबर लेके निकल गए, 45-46 नंबर आप यहाँ से लेके निकल गए। इंग्लिश में आपने 3 से 4 ही आपके नंबर कटने दिए, और जनरल साइंस में भी 3 से 4 नंबर आपने कटने दिए। आप 51 में से 42, 43, 44 कुछ भी आप यहाँ से लेके निकल गए, तो अगला जो 70 क्वेश्चंस का जो पार्ट बचा है, वहाँ से भी आपको लगभग इतने ही नंबर लाने रहते हैं, ठीक है। कितना आसान हो जाता है, जिसका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर में, अगर मतलब एप्टीट्यूड पार्ट उसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वहाँ से 44-45 नंबर लेके निकल रहा है, तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है कि वो अगले 70 क्वेश्चंस में से भी उसको उतने ही नंबर लाने। लेकिन फिर वही बात है, जो उन 70 क्वेश्चंस में स्ट्रॉन्ग होगा वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ नहीं होगा,
क्यूमुलेटिव चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ सिलेक्शन उसी का होगा जो हर विधा में माहिर होगा, जिसको सब कुछ आता होगा, ठीक है। और आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बच्चे लाएंगे, आप बात को माने या ना माने, लेकिन ऐसा होगा, बच्चे लाएंगे और सिलेक्शन उन्हीं का होगा। क्योंकि किसी भी संस्था को बेस्ट चाहिए, और बेस्ट अगर आप नहीं हो तो बनना पड़ेगा, ठीक है। टाइम आपके पास है, लेकिन बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का देखिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आप कितने पैसे खर्च कर दो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये 51 नंबर का पार्ट ऐसा कीजिए जिसमें आप इतने अच्छे नंबर लेके निकल सकें कि आपका बाकी के जो 70 क्वेश्चन हैं उन पे लोड आपका कम हो जाए। अब बात करें अगले 70 क्वेश्चंस की, तो उसमें भी 32 क्वेश्चंस, 30 से 32 क्वेश्चन जो हैं वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन और जनरल अकाउंटिंग, जिसको हम स्पेशल ईपीएफओ भी बोलते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट्स। तो इनको अगर आप अलग रख दें, क्योंकि इनमें हर किसी का हाथ नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स से अगर ग्रेजुएट है, कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन को किसी ने डिप्लोमा में लिया है तो वो उसमें है, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो एक जैसा है, ठीक है। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये पार्ट नहीं आते, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, सोशल सिक्योरिटी, ये सब उनको आता है, ठीक है। तो इस 70 में से भी हम अलग करें 30 नंबर का जो पोर्शन है और 40 नंबर का पोर्शन अलग करें, तो 40 नंबर के पोर्शन में भी 10 से 12 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री बना रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, ठीक है। पॉलिटी आपकी 5 से 8 क्वेश्चन बना रही है, करंट अफेयर्स आपके 10 से 12 क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन है, लगभग हाफ पार्ट है। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कुछ कोर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 1 से 2, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो 40 नंबर का पार्ट है, इसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, वो आपको सोचना है खुद के लिए, क्योंकि फिर उस हिसाब से डिसाइड होगा कि जो अगले 30 नंबर का पार्ट है उसमें से आपको कितने नंबर लाने। अब ये भी एक बात होती है कि सर मैं यहाँ सोचूंगा तो वहाँ उतने नंबर ले आऊँगा। सोचना पहली चीज़ है। देखिए, अगर आप सोच पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। एक लाइन आपने सुनी होगी, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ यही है, सोचना। अगर आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं इतने नंबर ला सकता हूँ इस 40 नंबर के पार्ट में, जिसमें आती है हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इस 40 नंबर में से मैं 20 नंबर ला सकता हूँ, 22 नंबर ला सकता हूँ, 25 नंबर ला सकता हूँ। जितने भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं उतने आप ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर लास्ट में वो 30 नंबर का पार्ट आता है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, जनरल अकाउंटिंग है। जनरल अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन पिछली बार इतने हैवी नहीं थे, इस बार हो सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा कि पिछली बार बेसिक से क्वेश्चन आ गए, कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गए, ये आइडेंटिटी कंसेप्ट है, ये मैचिंग कंसेप्ट है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गए, या फिर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इनसे क्वेश्चन आ गए। तो इस बार भी ऐसा होगा। कुछ हम नहीं कह सकते, बिल्कुल लेवल बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल आप मान के चलिए, क्योंकि अगर लेवल आप ज़्यादा मान के जाएंगे और कम रह जाएगा तो आपको फ़ायदा है, लेकिन अगर आप कम मान के गए और बढ़ गया तो फिर आप किसी लायक नहीं बचेंगे वहाँ पे। इसलिए आप अपने दिमाग में मान लीजिए कि भाई लेवल बढ़ने वाला है, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग के क्वेश्चन इतने हाई नहीं है, फिर भी आपको करनी है तैयारी वहाँ पे। और 12 में से यहाँ से आप 6 नंबर, 7 नंबर जो भी आप ले सकते हैं वो आपको लेने हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो किसी को नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप जो बचे 15 क्वेश्चन, उनमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ पे लेके निकल सकते हैं, तो बिल्कुल निकलिए। तो अगर इस तरह से भी आप देखोगे तो 44, 22 से 25 नंबर, ये 40 नंबर के पार्ट में, और 30 जो नंबर का पार्ट है वहाँ से आप 20 नंबर करते हैं, तो ये भी लगभग वहीं पहुँचता है। इस तरीके से तोड़ तोड़ के आपको स्ट्रेटजी बनानी है, अपने माइंड में सोचना है कि किस तरीके से मैं नंबर ला सकता हूँ, फिर मुझे कितना उस पर फोकस करना है, कितनी मुझे उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के एक एक सब्जेक्ट को और पूरा ध्यान देना है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ये पार्ट पे टाइम देने का टाइम अब आ गया है, ठीक है। इनको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शन नहीं देखा जाएगा कि आप किस में अच्छे थे, किस में ख़राब थे। लास्ट नंबर आपके काउंट होंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, और सबके जो मार्क्स हैं वो सेम हैं, यानी हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सेक्शन में ज़्यादा नंबर लाए, किस में कम लाए। 2 महीने बचे, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हिंदी, इंग्लिश,
जैसा मैंने कहा तटबंध तोड़ दीजिए। जो भी लैंग्वेज में जो भी चीज़ आपको मिलती है और आपके हिसाब से वो काम की है उसको कर लीजिए। जो आपका इंटरव्यू होगा वो किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, इंग्लिश मीन्स मिक्स में, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। तो आगे कोई बैरियर नहीं है, शॉर्ट जॉब है, बहुत तरीके की जॉब है। फिर यूपीएससी से जब आप जाते हो तो ऑलरेडी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ठीक है। सेम पोस्ट या सेम भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे यूपीएससी वाला हमेशा आगे रहेगा, तो आपको यूपीएससी से चांस दे रही है, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टेस्ट से आप अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगली बार पता नहीं कब आएगी, इसलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के आपके माइंड में पर्सनल बेस पे स्ट्रेटजी बताइए। मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया कि आपको इतना इतना करना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आपको किस में आप बढ़ा सकते हो, किस में कम कर सकते हो, वो पर्सनल है, लेकिन वो आपको करना है। उस पर ये मत सोचिएगा कि टाइम जा रहा है। कुल्हाड़ी तेज करने में टाइम जाता है, लेकिन अगर आप कुल्हाड़ी तेज ही नहीं करोगे और पेड़ काटते रहोगे तो क्या पेड़ कटेगा? इसलिए कुल्हाड़ी तेज करना उतना ही जरूरी है जितना पेड़ को काटना। अगर ये सब सोचने में आपका एक दिन चला जाए पूरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगले फिर 60 डेज इस तरीके से बिताने की वो मास्टरपीस हो और आप पेपर में वो करके आओ जो आप चाहते हो। देखो मुद्दा ये होता है कि आप जो चाहते थे वो कर पाए या नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है। तो बिल्कुल अपने जितनी अरमान है वो सब निकाल दीजिए और बिल्कुल छा जाइए। सिलेक्शन लेके ही निकलना है। पहले ही मैंने बोला है 2021 हमारा साल है और हमको इसको बनाना ही है हमारा साल, ठीक है। जय हिंद।